नमस्कार, मैं इंजीनियर अभिषेक कुमार स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल पर। आज जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाला हूं वह है जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सबसे पहले यह जान लेते हैं कि जीएसटी क्या है। जीएसटी का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है। हिंदी में इसका अर्थ होता है माल एवं सेवा कर। इसे वस्तुओं की खरीदारी करने पर या सेवाओं का इस्तेमाल करने पर चुकाना पड़ता है या देना पड़ता है। पहले लोगों को कई अलग अलग तरह के टैक्स देने पड़ते थे, जैसे कि एक्साइज ड्यूटी, वैट, एंट्री टैक्स, सर्विस टैक्स इत्यादि। जबकि अब उन सभी टैक्स को हटाकर उनकी जगह पर एक टैक्स जीएसटी लाया गया है। भारत में जीएसटी को 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में यह सिस्टम लागू हो चुका है। 5 साल बीत जाने के बाद भी इसकी बहुत सी बातें सामान्य लोगों को समझ नहीं आती है। आज इस वीडियो के माध्यम से जीएसटी क्या है एवं जीएसटी से जुड़े सभी चीज़ों के बारे में विस्तार से बताने वाला हूं या विस्तार से जानकारी देने वाला हूं, तो बने रहिए अंत तक इस वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। सबसे पहले यह जान लेते हैं कि पहले के टैक्स सिस्टम में क्या कमी या खामी थी। जुलाई 2017 के पहले देश और राज्यों में जो टैक्स सिस्टम लागू था उसमें कारोबारियों को उत्पादन से लेकर बिक्री तक के बीच में अलग अलग स्टेजों पर तरह तरह के टैक्सों का भुगतान करना पड़ता था। उदाहरण के लिए जैसे ही माल फैक्ट्री से निकलता था सबसे पहले उस पर उत्पाद शुल्क यानी कि एक्साइज ड्यूटी चुकाना पड़ता था। कई सामानों पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क यानी एडिशनल एक्साइज ड्यूटी अलग से लगता था। वहीं माल अगर एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजा जा रहा है तो राज्य में घुसते ही एंट्री टैक्स लगता था। इसके बाद जगह जगह पर चुंगियाँ अलग से। माल बेचते समय सेल्स टैक्स या वैट टैक्स चुकाना पड़ता था। कई मामले में परचेज टैक्स भी लगता था। अगर कोई सामान लग्जरी यानी विलासिता की श्रेणी में आता है तो लग्जरी टैक्स अलग से चुकाना पड़ता था। वह सामान अगर किसी होटल या रेस्टोरेंट आदि में उपलब्ध कराया जा रहा हो तो सर्विस टैक्स अलग से देना पड़ता था। इस प्रकार हम देखते थे कि फैक्ट्री से लेकर उपभोक्ता तक यानी कंज्यूमर के हाथों में पहुंचने तक किसी सामान या सेवा को कई तरह की ड्यूटीज या टैक्सेस से गुजरना पड़ता था। जीएसटी लागू करके कारोबारियों को इन टैक्सों के मकड़ जाल से बचाने की कोशिश की गई है। अब जान लेते हैं कि जीएसटी लागू करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। भारतीय संविधान में टैक्स संबंधी जो पुराने नियम थे उनमें वस्तुओं के उत्पादन यानी प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग और सेवाओं पर टैक्स लगाने का अधिकार केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास था, जबकि वस्तुओं की बिक्री सेल पर टैक्स लगाने का अधिकार राज्य सरकारों यानी स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया था। सबने अपने अपने हिसाब से टैक्स बनाए और कैटेगरीज तय कर दी। इसी चक्कर में एक एक सामान पर कई कई तरह के टैक्स लद गए। कभी कभी तो टैक्स के ऊपर टैक्स के हालात भी बन गए। छोटे व्यापारियों और कंपनियों के लिए इसके नियम कानूनों से निपटना बड़ा मुश्किल काम था। इन विसंगतियों को दूर करने के लिए जीएसटी को ऐसे एकत्रित कानून के रूप में लाया गया जो माल एवं सेवा दोनों पर लग सके और जिसे प्रोडक्शन से लेकर सेल तक लगाया जा सके। प्रोडक्शन और सेल का अलग अलग पेच खत्म करने के लिए जीएसटी का सिर्फ एक आधार तय किया गया है। इसके लिए बाकायदा टैक्स कानूनों में बदलाव किया गया और संसद में बाकायदा संविधान संशोधन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की प्रक्रिया अपनाई गई। जीएसटी की प्रमुख विशेषताएं क्या है ये भी जान लेते हैं, यानी मेजर फीचर्स ऑफ जीएसटी। देश में मौजूद पुराने टैक्स सिस्टम की खामियां दुरुस्त करने के लिए ही सरकार ने जीएसटी लागू किया। जुलाई 2017 में लागू इस नए टैक्स सिस्टम की प्रमुख खासियतें इस प्रकार हैं। जीएसटी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि किसी भी सामान या सर्विस पर टैक्स की दर पूरे देश में एक जैसी होती है, यानी कि देश के किसी भी हिस्से में मौजूद कस्टमर या कंज्यूमर को उस वस्तु या सेवा पर एक जैसा ही टैक्स देना पड़ता है। उत्पादन की बजाय उपभोग पर टैक्स यानी टैक्स ऑन कंजम्पशन
जीएसटी सिस्टम में टैक्स की वसूली तब होती है जब कोई सामान यानी गुड्स या सेवा यानी सर्विस को बेचा जाता है। वस्तु या सेवा की अंतिम कीमत में उस पर निर्धारित टैक्स भी शामिल होता है। वस्तु या सेवा की सप्लाई देने वाला सेलर इसे लेने वाले कंज्यूमर से वसूलता है, बाद में इसे सरकार के खाते में जमा कर देता है। मतलब यह कि जीएसटी की वसूली की जिम्मेदारी सामान या सर्विस देने वाले पर होती है। किसी वस्तु या सेवा के साथ जितनी बार खरीद बिक्री की प्रक्रिया होगी, हर बार जीएसटी चुकाना होता है। अब आता है इनपुट क्रेडिट सिस्टम से टैक्स वापसी। किसी वस्तु के उत्पादन से लेकर अंतिम उपभोक्ता के हाथ पहुंचने तक कई बार खरीदे बेचे जाने की प्रक्रिया होती है। अब चूंकि जीएसटी सिस्टम में हर खरीद बिक्री पर टैक्स चुकाना पड़ता है, ऐसे में वस्तु अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचने तक बहुत महंगी हो जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि इसमें इनपुट क्रेडिट सिस्टम लागू होता है। इस सिस्टम में आखिरी स्टेज पर टैक्स लगने से पहले जहां जहां टैक्स जमा किया गया हो उसको वापस पाने की प्रक्रिया या व्यवस्था है। अगर आप अंतिम या वास्तविक उपभोक्ता नहीं हैं और पहले के किसी स्टेज में आपने जीएसटी जमा किया है तो उसके बदले आपको क्रेडिट्स मिलते हैं। इन क्रेडिट्स का इस्तेमाल आप सरकार को जीएसटी भुगतान के लिए कर सकते हैं। हर महीने जीएसटी रिटर्न भरने के दौरान आप टैक्स क्रेडिट सिस्टम के माध्यम से अपना जीएसटी एडजस्ट करा सकते हैं। टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं चढ़ेगा, यानी नो कैस्केडिंग ऑन टैक्स। जीएसटी के पहले जो टैक्स व्यवस्था लागू थी उसमें न सिर्फ एक वस्तु पर कई अलग अलग टैक्स लगते थे, बल्कि कई मामले में टैक्स के ऊपर टैक्स भी लग जाते थे। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि बहुत सी वस्तुएं दो या दो से अधिक तरह की कैटेगरीज में आ जाती थी। अब ये दिक्कत खत्म हो गई क्योंकि अब जीएसटी अंतिम रूप से कंज्यूमर को ही अदा करना है। बीच में अगर किसी को जीएसटी चुकाना पड़ता है, उसका पैसा टैक्स क्रेडिट सिस्टम से एडजस्ट हो जाता है। अब आता है पूरी तरह ऑनलाइन सिस्टम, पकड़ में आ जाएगी गड़बड़ी। जीएसटी सिस्टम में सारे सौदे की जानकारी ऑनलाइन अपडेट रखनी होती है। हर सौदे की रसीद सप्लाई लेने वाले और सप्लाई देने वाले दोनों के पास रहेगी। दोनों अपनी अपनी रसीदों की मदद से टैक्स क्रेडिट पा सकेंगे। सौदों का मिलान ना हुआ तो ऑनलाइन गड़बड़ी पकड़ में आ जाएगी। हर स्टेज पर जीएसटी जमा होने की जिम्मेदारी ऊपर वाले कारोबारियों की होने से टैक्स भुगतान की चेन नहीं टूटेगी, क्योंकि कोई भी कारोबारी अपने क्रेडिट का नुकसान नहीं करना चाहेगा। अब इसके बाद आता है टैक्स रेट पर मनमानी नहीं, यानी नो आर्बिट्री रेट्स। पहले के टैक्स सिस्टम में राज्य सरकारें अपने यहाँ बिकने वाले सामान पर अपनी मर्जी से टैक्स लगा देती थी। इसका रेट भी अपने अपने हिसाब से तय करती थी। अब ऐसा नहीं होता है। जीएसटी के रेट में किसी तरह के बदलाव के लिए जीएसटी परिषद यानी जीएसटी काउंसिल बनाई गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री यानी सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर इस परिषद के अध्यक्ष होते हैं। सभी राज्यों के वित्त मंत्री भी इसके सदस्य होंगे। जीएसटी काउंसिल के किसी फैसले पर केंद्र के पास 1/3 शक्ति यानी वोट की शक्ति होगी और 2/3 शक्ति राज्य सरकारों के पास होगी। हर राज्य की वोटिंग पावर बराबर होगी। परिषद के किसी भी फैसले को मंजूरी मिलने के लिए उसे काउंसिल के 3/4 वोट्स की जरूरत होती है। अब जानते हैं कि जीएसटी के क्या फायदे होते हैं, यानी एडवांटेजेस ऑफ जीएसटी। वस्तु और सेवा कर के जरिए देश में अप्रत्यक्ष करों में एक समानता आएगी। जीएसटी से देश की जीडीपी में वृद्धि होगी, जो कि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी है। कर चोरी पर भी लगाम आएगी या लगाम लगेगी। अगर कोई कर चोरी करता हुआ पाया जाता है तो उससे कर वसूली भी जुर्माने के साथ की जाएगी। जीएसटी से लगने और लेने वाले टैक्स में पारदर्शिता आएगी क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन है। टैक्स विवाद में कमी आएगी और जगह जगह टैक्स देने की ज़रूरत नहीं होगी। जीएसटी हर वर्ग के लिए फ़ायदेमंद कैसे है ये भी जान लेते हैं। हाउ जीएसटी इज़ बेनिफिशियल फॉर एवरी क्लास पर्सन। जीएसटी सिस्टम लागू होने से टैक्स सिस्टम में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ गई है।
इससे एक तरफ सरकार को सुविधा हो गई है, वहीं दूसरी तरफ कारोबारियों और उपभोक्ता के लिए भी यह फायदेमंद होगा। आइए समझते हैं कैसे। समान लोगों के लिए क्या फ़ायदे हो सकते हैं, यानी एडवांटेजेस फॉर कॉमन पीपल। वस्तुओं पर तरह तरह के टैक्स से छुटकारा मिल गया है। टैक्स के ऊपर टैक्स खत्म होने के वजह से वस्तुओं की लागत में अनावश्यक बढ़ोतरी नहीं हो पाती। इससे सामान्य उपभोक्ता के लिए यह फायदे की स्थिति है। जीवन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ों पर टैक्स के रेट कम रखे गए हैं। इससे सामान्य लोगों के ज़्यादा काम आने वाली चीज़ें सस्ते में मिल सकेंगी। गरीब और कम आमदनी वाले लोगों को राहत रहेगी। कारोबार का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा जीएसटी के दायरे में आ जाने से सरकार की आमदनी बढ़ेगी। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन जैसी आम लोगों की सुविधाओं में सुधार के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। व्यवसायियों के लिए क्या फ़ायदेमंद है, यानी एडवांटेजेस फॉर बिजनेसमैन। हर राज्य में टैक्सेस का अलग अलग ढांचा होने से सामान्य कारोबारियों के लिए उसे समझना आसान नहीं था। तरह तरह की चुंगियां अलग से बोझ बढ़ाती थी। टैक्स अधिकारी और कर्मचारी भी नियमों की पेचीदगियों का गलत फ़ायदा उठाते थे। अब कारोबारियों को इन झंझटों से नहीं गुजरना पड़ेगा। कारोबार आसान और तेज गति से होगा। इससे आखिरकार फ़ायदे की मात्रा भी बढ़ेगी। जीएसटी सिस्टम में कारोबार संबंधी सारे डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन होते हैं। इससे तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश नहीं किया जा सकेगा। किसी तरह की गलती होने पर या डॉक्यूमेंट खो जाने पर उसे ऑनलाइन ही सुधारने की सुविधा होगी। कारोबारियों को बेमतलब दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। लघु उद्योगों और उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र व राज्य सरकारें रियायतें देती हैं। इसका फ़ायदा उठाने के लिए बड़े बड़े कारोबारी भी अपने बड़े बड़े उद्यम को कई छोटे छोटे हिस्से में करके दिखाते थे। जीएसटी सिस्टम में इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कंपनियां ज़्यादा सस्ता और प्रतियोगी माल बना सकेंगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में टक्कर देने लायक माल बनाया जा सकेगा। अब जान लेते हैं कि सरकार व प्रशासन के लिए क्या फ़ायदे हुए हैं। फॉर गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। पहले जो सिस्टम था उसमें मार्केट का बहुत बड़ा हिस्सा अंडरग्राउंड होता था। वस्तुओं के उत्पादन से लेकर बिक्री तक की श्रृंखला में बहुत सी जगहों पर काम दिखाया ही नहीं जाता था। उन पर टैक्स भी सरकार को नहीं मिल पाता था। अब जीएसटी में ऐसे छूटे लोग भी टैक्स की इस चेन से जुड़ जाएंगे। इससे टैक्स चोरी की गुंजाइश कम हो जाएगी और सरकार की इनकम बढ़ेगी। हर स्टेज पर खरीदारी और बिक्री की रसीदों का मिलान होना जरूरी होगा। तभी पहले के स्टेज में जमा किया गया टैक्स क्रेडिट फ़ायदा कारोबारियों को मिल सकेगा। इस चेन में चूंकि हर किसी को बिल देना और बाद में उसकी रसीद पेश करना जरूरी होगा, इसलिए मार्केट पूरी तरह से अकाउंटेड हो जाएगा और ब्लैक मार्केट पर लगाम लगेगी। पहले जो टैक्स सिस्टम था उसमें एक ही वस्तु अलग अलग राज्यों में अलग अलग दाम पर मिलती थी। कुछ लोग इसका फ़ायदा उठाते थे और आसपास के राज्यों से सस्ते सामान की तस्करी करने लगते थे। अब पूरे देश में एक जैसा टैक्स होने से वस्तुओं के दाम पर एक जैसे होंगे। इससे तस्करी पर लगाम लगेगी। टैक्सेस की संख्या कम होने से केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों पर भार कम होगा। रजिस्ट्रेशन और टैक्स भुगतान संबंधी सारे डिटेल ऑनलाइन होने से निगरानी बहुत आसान होगी। रिकवरी की लागत में भी कमी आएगी। सरकारों के लिए टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट का काम बहुत आसान हो जाएगा। अब जान लेते हैं कि जीएसटी से क्या नुकसान है, यानी डिसएडवांटेजेस ऑफ जीएसटी। भारत की जीडीपी का लगभग 60% सर्विस क्षेत्र से आता है। सर्विस टैक्स लगने के बाद जीएसटी लगभग 18% हो गया है। जीएसटी से कुछ राज्यों के रेवेन्यू में कमी आई है, लेकिन केंद्र सरकार इसे सुधारने के लिए लगातार काम कर रही है। जीएसटी वैसे तो एक ही टैक्स होता है, लेकिन जीएसटी को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले नंबर पे आता है सीजीएसटी। इसको सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहते हैं। जब किसी वस्तु या सेवा की राज्य के भीतर सप्लाई होती है तब इसका टैक्स केंद्र सरकार को दिया जाता है। इसे ही सीजीएसटी कहते हैं। उदाहरण के लिए जब कोई व्यापारी अपने ही राज्य में दूसरे व्यापारी से सामान या सर्विस लेता है तो इस डील के लिए केंद्र सरकार को सीजीएसटी देना पड़ता है। अब दूसरे नंबर पर आता है एसजीएसटी।
इसको स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहते हैं। जब किसी वस्तु या सामान की सप्लाई राज्य के अंदर होती है तो राज्य सरकार के हिस्से में जाने वाले टैक्स स्टेट टैक्स की परिभाषा में आता है। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यापारी जब अपने ही राज्य के व्यापारी से कोई सामान की खरीद बिक्री करता है तो इस पर राज्य सरकार को SGST दिया जाता है। तीसरे नंबर पर आता है IGST। इसको इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहते हैं। जब दो अलग अलग राज्यों के व्यापारी के बीच सामान या सेवाओं का लेकर व्यापार होता है तो इस पर इंटीग्रेटेड GST लगता है। यह CGST और SGST दोनों का जोड़ होता है। व्यापारी यह कर सिर्फ केंद्र सरकार को चुकाता है। UTGST या UGST, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अगर कोई सौदा लेन देन किसी केंद्र शासित राज्य यूनियन टेरिटरी के दो पक्ष कारोबारियों के बीच होता है, उस केंद्र शासित राज्य के हिस्से के रूप में UTGST चुकाना पड़ता है। इसी को UGST भी कहते हैं। अब विशेष यह भी ध्यान रखना है कि राज्य के अंदर लेन देन की स्थिति में आपको हर सौदे पर दो टैक्स एक साथ देने पड़ेंगे। केंद्र सरकार को CGST और राज्य सरकार को SGST। दो राज्यों के बीच लेन देन की स्थिति में सिर्फ एक टैक्स देना पड़ेगा, IGST, वह भी सिर्फ केंद्र सरकार को। हालांकि इस IGST के बाद में उपभोग करने वाले राज्य को हिस्सा मिलता है। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि एक कंपनी ने थोक व्यापारी से कच्चा माल खरीदा। सौदे के दोनों पक्ष एक ही राज्य के अंदर स्थित हैं। कुल माल 10 लाख रुपए का है और इस पर 18% GST लगता है। यह सौदा होने पर थोक व्यापारी उस कंपनी से 10 लाख की खरीद पर 18% टैक्स वसूलेगा। केंद्र और राज्य दोनों के टैक्स डिपार्टमेंट को वह आधा आधा यानी 90 हजार रुपए जमा कर देगा। इससे अलग अगर सौदा दो राज्यों के दो पक्षों के बीच हो रहा हो तो सिर्फ IGST के रूप में 1,80,000 रुपए केंद्र सरकार को देने पड़ेंगे। आपको बता दें कि GST रिटर्न पर रखी जाती है नजर। ITR की तरह ही यहां होता है GST रिटर्न। GST सिस्टम में व्यापारियों के कारोबार पर नजर रखने के लिए सरकार ने निगरानी रखने के लिए तमाम स्टेप्स बनाए हैं। व्यापारी प्रत्येक महीने जो भी बिक्री, खरीद और टैक्स देते हैं उसकी पूरी डिटेल सरकार के पास पहुंचती है। सारे विवरण ऑनलाइन होते हैं। बता दें कि बिजनेस पर जमा किए गए सभी टैक्स व्यापारियों को क्रेडिट के तौर पर वापस लौटते हैं। अब बात कर लेते हैं GST की दरों पर, यानी रेट्स ऑफ GST। अति आवश्यक वस्तुओं पर कम से कम टैक्स लगाकर और विलासी व जीवन के लिए कम महत्व वाली वस्तुओं पर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगाकर GST को ज़्यादा से ज़्यादा न्यायपूर्ण बनाने की कोशिश की गई है। जबकि कच्चा माल मसलन अनाज और ताज़ी सब्जियों आदि पर 0 टैक्स तय किया गया है। इसी प्रकार एजुकेशन और हेल्थ सुविधाओं को टैक्स के दायरे में से बाहर रखा गया है। GST काउंसिल ने अलग अलग प्रकार की वस्तुओं के लिए GST के कुल 5 स्लैब मंजूर किए हैं। ये हैं 0% GST, यानी कि जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं पर, जैसे कि अनाज, नमक, गुड़, ताज़ी सब्जियां वगैरह। अब आता है 5% GST, जीवन के लिए सामान्य आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं पर, जैसे कि चीनी, तेल, मसाले, चाय, कॉफ़ी, उर्वरक वगैरह। अब आता है 12% GST, रोज़मर्रा के जीवन में काम आने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं पर, जैसे कि नमकीन, दंतमंजन, छाता, दवाइयाँ इत्यादि। अब इसके बाद अगला स्लैब जो है वो 18% GST, मध्यम स्तर पर जीवन जीने वाले लोगों के इस्तेमाल में आने वाली वस्तुएं, जैसे कि डिटर्जेंट, चॉकलेट, मिनरल वाटर, आइसक्रीम, शैम्पू, रेफ्रिजरेटर वगैरह वगैरह। इसके बाद आता है 28% GST, विलासी और हानिकारक श्रेणी में आने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं पर, जैसे कि पान मसाला, ऑटोमोबाइल, 5 स्टार होटल में ठहरना वगैरह वगैरह। तो यह थे GST के 5 स्लैब जो सरकार द्वारा मंजूर किए गए थे। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि समय समय पर सरकार GST के दरों में छोटी मोटी बदलाव करती रहती है ताकि मार्केट की स्थिति नियंत्रित रह सके। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई ज्ञानवर्धक वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर हमारा उत्साह बढ़ाएं। मेरे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।